नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसा महसूस कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको भाई। बहुत अच्छा लग रहा है नहा धो के। आप सब तैयार होंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं। और मैंने तो आज से मुंह भी धोना बंद कर दिया। मैंने कहा यार जब नहाना नहीं है तो मुंह धो के क्यों दिखाना कि हमने नहाया हुआ है। आदमी को भी जेन्युइन जेन्युइन रहना चाहिए, ठीक है, जैसा है वो। और लेकिन शेर शेर होता है जी, उसको इन सब की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 19 सवाल डिस्कस करें। और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप हमारी कोशिश को कितना बरकरार रख पाते हैं। बहुत आसान आसान से सवाल लेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले उसी सवाल से जो कल अधूरा रह गया था, और मैंने कहा भी था कि सवाल का मतलब यही है। लेकिन आप कह रहे थे नहीं जी ये नहीं है, आपकी इंग्लिश कुछ अलग कह रही थी, जबकि जो मेरी इंग्लिश कह रही थी वो सही थी। मेरी इंग्लिश कह रही थी कि when increased by 105, जो है, कल आपने नोट भी कर लिया होगा इस सवाल को, अगर आपको याद हो तो। किया था ना नोट इस सवाल को। तो मेरी इंग्लिश ये कह रही थी कि जो ये वैन इंक्रीज बाई 105 है ना, ये उसके साथ आता है जो कि इससे पहले होता है। ये इंग्लिश कहती है कि जितने भी वैन हो ये सब इसको डिनोट करता है। तो ये इस नंबर के बारे में बता रहा है कि जब इसको 105 से बढ़ा दिया जाता है इसके दुगने को, तब वो 20% ज्यादा है 3 टाइम्स वाला, पहला वाला नंबर उससे। ठीक है, ये इस बात का मतलब था। लेकिन आप अपने आगे चलने नहीं दे रहे थे, आपको लग रहा था आपको ज्यादा अंग्रेजी आती है, और इसीलिए सवाल हो नहीं पाया था कल। नेगेटिव आ गया था नंबर। वैसे तो नेगेटिव नंबर आने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका उत्तर वो था नहीं जो हम चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। इस सवाल में अगर हम ज्यादा दिमाग, ये सवाल मैंने लिया क्यों था, मैंने ये इसलिए लिया था कि आप अब इसमें सोचने लगे जी क्या ट्रिक लगेगी क्या नहीं लगेगी। तो मुश्किल है सोचते रहिए, घंटों लग जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट ये लिख दूं कि यार पहली संख्या का 3 गुना 3a बराबर होगा, इसने बोला है 20% ज्यादा है किससे, अगर दूसरे नंबर के दुगने में 105 जोड़ दें तो आप देख रहे हैं कि 20% ज्यादा का मतलब है कि इसका 120%। इसका कितना है जी? 120% है बस। अगली लाइन क्या कह रही है कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, अगर दोगुना पहले नंबर का 36 से बढ़ा दिया जाए तो ये 3 गुने से 20% कम है, यानी कि ये 80% है इसका। 20% कम होना किसी से, इसका मतलब उसका 80% होना। ठीक है जी दोस्तों, इतनी सी बात इसने। अच्छा हमें बी लिखना था, हमने क्या ना ए ही मान लिया दोनों नंबर को बी। ये नंबर बी मान लिया और ये भी कितना है बी। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि पहली संख्या बताओ, यानी कि हमें ए चाहिए बी नहीं चाहिए हमें। देखिए यहां से हम ऐसा कर लेते हैं कि ना इसका मान निकाल लेते हैं। ये कितना होगा भाई? 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है दोस्त, और ये 2 से भी कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? a प्लस 18 और ये 2। तो मैं ना b का मान ही निकाल लेता हूं क्योंकि मुझे b चाहिए। तो 5a प्लस 90 बराबर 6b। तो ये b का मान आ गया। अगर अब हम इस b के मान को पहली वाली इक्वेशन में रखते हैं तो हमें a का मान मिल जाएगा कि जी a कितना है? 3a बराबर है, वैसे तो ये 6 था और ये 5, और ये a से कट भी गया था 2 बार, तो डायरेक्ट हमें a ही मिल जाएगा कि a कितना है? 2b। एक तो 2b निकालना है। तो आप बताइए यहाँ से b की अगर मैं बात करूं या 2b की बात करूं तो 2b यहाँ से आएगा, 3 से भाग कर देंगे, 5a प्लस 90/3 ये आएगा। हमने यहाँ रख दिया 5a प्लस 90/3 प्लस 105 इंटू 2/5, यही होगा दोस्त। ठीक है, जब आप इसको गुणा करेंगे 5 को, जो बाहर वाला 5 है इसको गुणा करेंगे, इसमें गुणा करें तो ये a प्लस 18/3, और ये कितना होगा? 21 दूनी 42। इसको अलग अलग ही लिख लेते हैं, जैसे हमने a से भी भाग लगाया इससे भी भाग लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा a/3 और प्लस 6, यानी कि 2a/3 कितना आ गया? 48, और a कितना आ जाएगा? 5।
ये कितना आ जाएगा 72, इसे भाग लगेगा 24 बार, 24 दिया 72, 72 उत्तर आ रहा है। तो क्या आप इतनी इंग्लिश जानने के बावजूद भी, हर की पौड़ी से बिलोंग करने के बावजूद भी आप ये नहीं पता लगा पाए कि व्हेन इंक्रीज्ड बाई 105 किसके लिए आ रहा है? नहीं लगा पाया। दो से मल्टीप्लाई भी करनी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे ना, पता नहीं आजकल गलतियां हो भी ज्यादा रही हैं, दिमाग कम काम करते हैं। 2a/3, और फिर जब हमने 5 से भाग किया तो यहाँ भी मुझे लगता है 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 भी था ना, इससे भी गुणा करनी थी 12। तो इधर जाएगा तो खाली a/3 बचेगा जी, a/3, a/3 बराबर, और 42 और 12 कितना होगा 54, तो a कितना आ जाएगा 162, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आसानी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, कल हम डिस्कस कर भी चुके थे इसको। ये सवाल देखो आप, ये अलग टाइप के सवाल हैं। अब हम इन सब सवाल पे फोकस करेंगे, तो आप देखो कि इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैं पढ़ देता हूँ एक बार, बड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि इन ए सिटी 45% ऑफ द मेन आर मैरिड एंड 25% ऑफ वीमेन आर मैरिड, कंसिडरिंग दैट नोबडी इज मैरिड मोर देन वंस, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। एक शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी तथा 25% औरतें शादीशुदा हैं। यह मानते हुए कि किसी भी आदमी और औरत ने एक से ज्यादा शादी नहीं की, कोई बात नहीं की, तो जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं, ये आपको बताना है। कई सारे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इस सवाल को। देखें जी इस सवाल को, दो तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए एक तो ये कह रहा है कि शहर की जनसंख्या में से 45% आदमी, मैंने मान लिया टोटल आदमी डब्लू है, तो डब्लू का 45% शादीशुदा है। आप मुझे एक बात बताइए कि जो आदमियों की संख्या होगी वो महिलाओं की संख्या के बराबर होगी क्यों नहीं होगी? होगी, क्योंकि हर आदमी की एक पत्नी है और एक पत्नी का एक पति है, तो जितने आदमी शादीशुदा है उतनी औरतें शादीशुदा है। इसमें ये भी लिखना चाहिए कि किसी की शादी होने के बाद अलगाव भी नहीं हुआ है या कोई मरा भी, मतलब ये लिखना जरूरी है। वैसे डब्लू का 45%, ये डब्लू हमने आदमियों के लिए गलत यूज किया है, मेन के लिए एम ठीक रहेगा, और महिलाओं के लिए डब्लू, डब्लू का 25%, बस खत्म बात। तो यहाँ से का कट गया, मेन अपॉन डब्लू टोटल संख्या है, ये कितनी आ गई जी 55, 25, 5 45, 5 और 9, तो हमें ये पता लग गया कि टोटल संख्या कितनी है जी 5 और 9। अब आपसे ये पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा हैं, तो आप ये कह सकते हो जी 5 का कितना है 45%, यानी 2.25, और ये 25% भी सेम होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल शादीशुदा 4.5 है, और टोटल लोग कितने हैं 14, 14 में इतने लोग शादीशुदा हैं, 100 में कितने होंगे, तो ये आ गया जी 32 सही। ये कितना आ जाएगा 450/14, यानी 225/7, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 32 सही 1/7, यही उत्तर है। मैं भी और भी तरीके बताऊंगा, आप ये मत समझना ये तरीका बता दे इस आदमी ने फ्री हो गया, ऐसा नहीं है, तरीके और भी हैं इस सवाल को करने के। देखिए एक और चीज समझिए, आपको पता है कि लोग फिक्स है, यहाँ पे लोगों की संख्या फिक्स है। हमने जो एक तरीका पढ़ा था, मैंने कहा था आपको कि नंबर ऑफ पीपुल क्या फिक्स है, जितनी महिलाएं शादीशुदा हैं उतने ही लोग, मतलब पुरुष शादीशुदा है। नंबर ऑफ पीपुल जो है शादीशुदा वाले क्या है, वो फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहे, और वो निकलते कैसे हैं आपको ही पता है, वो जी वो निकलते हैं टोटल, टोटल प्रजाति गुणा उनका परसेंटेज, ऐसे निकलता है। तो अगर ये चीज फिक्स है तो इसका रेशियो उल्टा होगा आपस में, होगा या नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इनका 45%/25 9/5 है, तो संख्या का रेशियो टोटल का कितना होगा 5/9। यहाँ से भी हम कर सकते थे, बात वही है। तो उस केस में हमें ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ती,
मैंने क्या, ये मैंने बताया था ना आपको, ऐसे तरीके की नंबर ऑफ पीपल अगर फिक्स हैं तो वो टोटल गुणा परसेंटेज से ही तो निकल रहे हैं। तो अगर परसेंटेज का रेशियो पता है तो टोटल का पता लग जाएगा। 5 और 9, अब देख लो आपको क्या निकालना है। आपको निकालना है कि भाई इसका 45%, फिर तो वही प्रोसेस हो जाएगा जो इधर किया है हमने। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एलिगेशन बता देता हूँ। एलिगेशन वाला तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको एलिगेशन आता है। जिनको एलिगेशन आता ही नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा इसमें एलिगेशन लगाने का अपना अलग स्टाइल है, तो मैं वो स्टाइल आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको आता है तो ही आप समझे, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, ऐसे अर्जेंट नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं हमने इस तरीके से कर, देखो पहले तो यही निकालना पड़ेगा कि रेशियो क्या है। जैसे मैंने निकाल दिया यहाँ से 5-9 रेशियो है जी, पुरुषों का 5 रेशियो है और महिलाओं का 9। ठीक है, पुरुष कितने शादीशुदा हैं सरकार? 45%। महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं? 25। उत्तर तो ये तय था। कई बार आप ऐसा भी सोच लिया करिए कि जैसे मान लेते हैं ऑप्शन इस तरीके से आ गई 24, 32 से 1/7, वैसे आते नहीं है लेकिन बहुत रेयर ऐसा आ ही गए, मतलब एक ही ऑप्शन है जो 45 और 25 के बीच में पड़ रहा है, तो समझ लो वही उत्तर है, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो 45 और 25 के बीच में होगा। ठीक है, तो इनटू, अब यहाँ पे कुछ लड़के क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। एक्स एक्स कुछ नहीं मानना, हम क्या करते हैं एलिगेशन जब लगाते हैं, मैंने पढ़ा है आपको, मतलब अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा। जैसे 5 और 9 है तो टोटल कितना है जी? 5:9, और इनके बीच का अंतर कितना है जी? 20। तो इस 20 को आप 5 और 9 में बांट दो। जो यहाँ पे आएगा, आपको पता है जो अनुपात यहाँ पे आता है वो 5 और 9 आता है, और हम इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि इसका गैप ही होता है जो यहाँ और यहाँ आता है। तो 20 अगर मैं एक जगह भी लिखना चाहूँ, कहीं यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ जी यहाँ पे आएगा 20/14 गुणा 5, यानी ये कितना आ गया? 10 और ये 7। अब आप खुद देख रहे हैं कि 50/7 है, यानी 7 सही 1/7। जो कम संख्या होती है उसमें जुड़ता है, ज्यादा होती है उसमें से घटता है। तो 25 और 7 32 सही 1/7। ओवरऑल मेरिट लोग आ जाएंगे। ये अच्छा तरीका है, एलिगेशन भी अपने आप में अच्छा तरीका है। वाकई में अगर आप फॉलो करते हैं, आपको अगले सवाल में और अच्छे से पता चलेगा कि कितना अच्छा तरीका है। देखिए, आप अपने तरीके से करते रहो, कितना भी सवाल, बहुत सारे लोगों को लगता होगा अरे मैं तो यूं कर देता हूँ, यूं कर देता हूँ, पेपर में सब पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे ही पता है कि कौन से तरीके पेपर में काम आते हैं और कौन से नहीं आते। आप कितना भी यहाँ हीरो बनते रहो, कुछ लोग हीरो बनते रहते हैं, सवाल करेंगे अरे जी अरे मैं तो ऐसे कर देता हूँ, ऐसे नहीं होएगा ना पेपर में। पेपर में अगर ऐसे होगा तो एडवांस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो अब अर्थमेटिक को भी एडवांस तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करो ना, क्यों नहीं आ रहा समझ में, उसकी वजह ढूंढो। उससे भागने से क्या होगा? मतलब भागते नहीं, मेरे को तो आता, मैं ऐसे कर लेता हूँ, आना मैटर ही नहीं करता। 2 घंटे में सवाल करने हैं भाई 100, वो भी यहाँ आप 1.5 घंटे में 18 सवाल नहीं समझ पाते, वहाँ 2 घंटे में 100 सवाल करना इतना आसान लगा रखा आपने, आसान नहीं है। जब आपको अच्छे तरीके आते होंगे तभी आप एडवांस तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो 2 घंटे में अर्थमेटिक करके बैठ जाएंगे बस, और फिर अगले साल उससे अगले साल चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे आप अर्थमेटिक पढ़ा रहे हो ऐसे, अरे ऐसे ये समझ में, अरे समझने की कोशिश करो ना, पूछो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तरीका बदलने से कुछ नहीं होगा। नहीं आता था तो ऐसे ही थोड़ी ना नंबर आ गए, आता होगा तभी नंबर आ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हिंदी में तो मैंने सोच लिया है, अब हिंदी वालों की तो झंड मुझे जितनी करनी है ना, ये देखो तुम 40 कैसे लिखा है, 7/12 कैसे लिखा है। अब तुम्हें मजबूर होना पड़ेगा इंग्लिश देखने पे, करो तुम हिंदी की बात। हिंदी में नहीं लाए सवाल, हाँ ये तो तुम्हारे घर हम रिश्तेदार बन के आए हैं जो पेड़ा नहीं लाए शिकायत कर रहे हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ऑल मैरिजेज आर मोनोगैमस, जानबूझ के हमने ऐसे वर्ड का यूज किया ताकि आपको इंग्लिश की वोकेबलरी का भी पता चले। देखिए जहां भी मोनो आ जाएगा इसका मतलब एकल की बात हो रही है। गेमी मतलब शादी से होता है, जैसे पॉलीगेमी, पॉली जहां आ जाएगा बहुत सारी, एक आदमी बहुत सारी पत्नियां रख रहा है, पॉलीगेमिस्ट है। पॉलीएंड्री, ये सब सीखो आप, यही सब तो सीखते हो बदतमीजो, और आता ही क्या है, इन सब में तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, कितने ध्यान से सुनोगे। देखो जी, ये कह रहा है गांव की जनसंख्या 12,980, इसका 7/12 पुरुष तथा शेष महिलाएं, पुरुषों का 40% शादीशुदा है, सभी शादियां एक पत्नी हैं।
एक पत्नी का मतलब होता है सबकी एक ही एक पत्नियां हैं जी। यहाँ पे और शादीशुदा लोग अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, रहना पड़ेगा। बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा? अरे ये तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, तो एक गांव की जनसंख्या इतनी, इसका 7/12 भाग पुरुष तथा 30 महिलाएं, रेस्ट फीमेल। 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, ऑल मैरिजेज आर मोनोगेमस एंड मैरिड पीपुल हैव देयर स्पाउसेस लिविंग विद देम। व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल आर मैरिड? देखना कमेंट में आ रहा है किसी का उत्तर। कितना आ रहा है? 56 आ रहा है, सही है। खाली इतना पूछ रहा है कि कितने परसेंट महिलाएं शादीशुदा हैं। आपको तो मैंने भी बताया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे जी ये आपके पुरुष और ये आपकी महिलाएं। मेरे तरीके देखो आप, इस सवाल में आया हुआ सवाल है पेपर में, 7/12 पुरुष है यानी 7 ये और 5 महिलाएं हैं, तो उनका जो परसेंटेज का रेशियो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 5-7। और ये 40% अगर शादीशुदा है, 5 × 8 = 40, तो 7 × 8 = 56। बताओ इससे बढ़िया क्या तरीका होगा? हमने यही तो कहा, क्योंकि जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी महिलाएं शादीशुदा हैं, यानी कि संख्या फिक्स है। और संख्या निकलती कैसे है जी? टोटल का परसेंटेज। टोटल का परसेंटेज यानी टोटल और परसेंटेज का रेशियो आपस में क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा होगा। उल्टा समझते हैं, जैसे उल्टी, वॉमिटिंग, जस्ट कॉल्ड उल्टा उसका हस्बैंड। मैं एलिगेशन से भी बता देता हूं, अगर आप कहेंगे यहाँ पे 12,980 का कोई यूज नहीं था, लेकिन काफी सारे लोगों ने फिर भी उसका 7/12 निकाल ही दिया होगा। दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं कैसे कैसे बच्चे, इस पे भी आएंगे भी, इसी सवाल में डाउट आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पुरुषों की संख्या बताओ मुझे, फिक्स बताओ, तो आप क्या कहोगे जी? जितने पुरुष हैं और उसका जितना परसेंट दिया हुआ है, आपने 45%, वो शादीशुदा है। बोलोगे या नहीं बोलोगे बे? नंबर ऑफ पीपुल जितने, कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ पीपुल? अगर मैं आपको कहूं कि मुझे शादीशुदा लोगों की संख्या बताओ, तो आप बोलोगे जी अगर 180 पुरुष हैं तो उसका 10% अगर शादीशुदा है, 10/100। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसका मतलब कि जो शादीशुदा लोग हैं वो टोटल और उसका जितना परसेंट दिया हुआ है वो होगा। होगा कि नहीं? वो होगा। अब हमने ये कहा कि ये चीज फिक्स है दो लोगों में, जितने पुरुष शादीशुदा है उतनी महिलाएं, यानी कि टी इंटू परसेंटेज फिक्स है, जबकि टी अलग है और परसेंटेज अलग है। तो हमने कहा अलग अगर ये है तो इस तरीके से अलग हो सकती है, टी को बढ़ाएंगे तो परसेंटेज कम हो जाएगी, परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो टी कम हो जाएगी, यानी इसका रेशियो उल्टा होगा। पहले पढ़ चुके हैं बात। तो हमने परसेंटेज का यहाँ रेशियो निकाल दिया, 45 उसका था, 25 उसका, 9/5। तो टोटल का कितना आ गया? 5/9। तो ये 5/9, अब 5 का कितना परसेंट था? 45%, यानी 2.25। तो पुरुष मैरिड है। कई बच्चों को डाउट हो सकता है कि जी पॉइंटों में भी पुरुष मैरिड हो रहे हैं, बताइए आपसे। और अगर इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 2.25। तो ये कितना आ जाएगा? 4.5। 14 में से इतने लोग शादीशुदा हैं, तो निकाल देंगे भाग करके परसेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी में भी मैंने यही तरीका लगाया और कितना खूबसूरत हो गया। मैंने कहा 7 पुरुष हैं, 5 महिलाएं, यानी परसेंटेज 5/7। 5 की वैल्यू 40, 7 की 56। कोई जरूरत ही नहीं किसी प्रकार के एलिगेशन या वगैरह की। और ये तरीका आप बताओ कि मैंने कोई सिंगल सवाल के लिए बताया है? नहीं, पिछले कितने सारे सवालों से मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर फिक्स है तो हम ये तरीका लगा सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए यार, आप बहुत टाइम खाते हैं, बहुत टाइम की खोटी करते हैं। अगर दिमाग यहाँ ना रहा ना तो मैं खेल खत्म कर दूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ। अभी मैं एक चीज समझाने जा रहा हूँ, ये समझ लो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स की बात है, या दो चीजों का प्रोडक्ट दिया हुआ है हमें, मान लेते हैं हमें ए बराबर दिया हुआ है एक्स इंटू वाई, हमें ए बराबर क्या दिया हुआ है जी? एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि अगर कोई आपसे कहता है कि यार मैंने x को a% बढ़ा दिया, देखिए मैं ये बस लिखा दे रहा हूँ सक्सेसिव, आप बोलेंगे तो हम ये लगाएंगे, एक सवाल में लगा दूंगा, फिर एक मैं आपको बिना इसके बता दूंगा 100 मान के, लेकिन मुझे लगता है कि आना चाहिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की चीज़ है, गलत नहीं है। ठीक है, अगर हम x को a% बढ़ाते हैं और y को b% बढ़ाते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि a पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो हम a को फिक्स की बात कर रहे थे, हमारे तो ये फिक्स नहीं है, फिक्स होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ये कहते a 4% बढ़ रहा है तब तो मुश्किल हो जाएगी, तब हमें ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं x को a% बढ़ाता हूँ तो आप खुद देखेंगे ये कितना हो जाएगा जी, x और a% बढ़ने का मतलब 1 प्लस a/100। अगर कोई नादान नमूना ऐसा भी है जिसको ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो भाई मैंने x में x का a% जोड़ा है, तो x अगर इसमें से कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा ताऊ। ठीक है जी, y को हमने b% बढ़ाया है तो ये y है, और ये 1 प्लस b/100, 1 प्लस b/100। तो अब देखेंगे गुणा अगर कर दें तो क्या होगा, एक्स वाई को एक साइड ले आते हैं और ये 1 प्लस a/100 प्लस b/100 प्लस ab/100 का स्क्वायर। तो आप बताइए कि एक्स वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, a, तो बराबर में a लिख देते हैं, और 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ए है, ए प्लस बी प्लस, मैंने 100 एलसीएम लिया, वैसे एलसीएम 100 का स्क्वायर आता, लेकिन मैंने सिर्फ 100 लिया है, तो ए और बी तो डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बटा 100 बचेगा। तो आपने देखा कि ए पे क्या फर्क पड़ गया परसेंटेज में, ये पड़ गया, इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस x/100, और उस x की वैल्यू क्या है ये। तो आपने देखा अगर हम x को a% y को b% बढ़ाते हैं तो जो इफेक्ट पड़ेगा ये पे वो कितना होगा। इसको आप कॉपी करते रहिए साथ के साथ, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। फटाफट से इसका फोटो लीजिए, फिर हम 4-5 सवाल इस टाइप के करेंगे। मैंने कहा ही था आज की क्लास में टाइप कम है सवाल ज़्यादा है। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल आ गया कि एक आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा अगर उसकी लंबाई 23। ये देखो, ये जो मैंने अभी पढ़ाया है, जो बताई है बात, ये सिर्फ वहीं लगेगी जहाँ पे दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी चिपका दो। जैसे हम जानते हैं कि जो एरिया होता है, एरिया, वो एरिया बराबर होता है L इंटू P, यही होता है एरिया। अब इसने ये पूछा है कि जी मैं L को बढ़ा रहा हूँ 23% और B को बढ़ा रहा हूँ 9%, तो इसने पूछा है कि जी एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा जी, एरिया पे जो इफेक्ट पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। जैसे आप 100 मानेंगे ना, थोड़ा गुणा भाग कठिन पड़ जाती है, मानने को मान लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगला सवाल बताऊंगा 100 मान के। तो अब 23 प्लस 9 और 23 निम्मा 207 होते हैं, और 100 से भाग लगेगा तो 2.07, 34.07 उत्तर आ गया, खत्म बात। मुश्किल भी नहीं हुई कोई, और मुश्किल है भी नहीं एक ही चीज के सिवा। अगला सवाल देखेंगे, ये कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि आयतन केवल 4% बढ़े। अब इतने लंबे लंबे से सवाल पूछ लेता ना, फिर मन नहीं करता, लगता है यार कुछ नहीं, बस a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगाओ। ज़्यादा दिमाग लगाने से ना ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, और पेपर में नहीं लगा सकते ज़्यादा दिमाग, पेपर में यही इशू पड़ता है दिमाग लगाने में। देखिए कैसे इस सवाल को हमें अप्रोच करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम बराबर होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एल बी एच। और अगर हम एल बी को, अब हमने दो बातों के लिए तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो हम इसको ए एच लिख सकते हैं। ए मतलब यहाँ एरिया है, ए बराबर एल इंटू बी है।
यानी अगर मैं ए पे इफेक्ट जानना चाहता हूँ या मैं पहले वी पे इफेक्ट जानना चाहता हूँ तो मुझे ए पे पता होना चाहिए और एच पे, और बात बन जाएगी। ई पे जानने के लिए मुझे एल और बी पे पता होना चाहिए। तो आपको पता है एल इन्होंने 12% बढ़ाई है, चौड़ाई को 25% बढ़ाया है, प्लस 12 गुणा 25/100, 40%। एरिया पे जी फर्क पड़ रहा है, 40% बढ़ जा रहा है। इसने कहा है कि ऊंचाई में कितने की कमी करें कि आयतन केवल 4% बढ़े। यानी कि अब हम इसने हमें इस पे इफेक्ट दे दिया वी पे कि ये 4% बढ़ रहा है और ये 40% बढ़ रहा है, तो एच को कितना कम करें। देखिए यहाँ पे तो इसने बता दिया कम करें, तो हम माइनस ले सकते हैं। वैसे आप अपनी मर्जी से कुछ मत लो, आप ऐसे लिखा रहने दो। अगर कम हो रहा होगा तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, बढ़ेगा तो प्लस में आ जाएगा। अब मैं वापस फिर यही लगा देता हूँ वापस से, 4 बराबर 40 प्लस मान लेते हैं एच पे फर्क, एच ही मान लिया, 40h/100। ये कितना आ जाएगा इधर, माइनस का 36, और ये 2 और 5, तो कितना हो जाएगा ये 7h/5। तो h कितना आ गया, -180/7%। यानी 180/7% की कमी करनी पड़ेगी। 180%, 180%/7 की कमी करनी पड़ेगी। हमने इस पे 3-4 सवाल लिए हैं। अभी आप देखते रहो, कोई डाउट आने का मतलब नहीं, मैं हर तरीके से बता दूंगा जितनी भी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। अभी मैंने खाली इतना बताया a+b+ab/100 का क्या यूज है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आ रहा है जी समझ? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायद वो गृहिणी वाला सवाल रह गया मुझे लगता है, पहले हमें वही करना होगा। नहीं, कोई बात नहीं, सवाल मिसिंग है, ले आते हैं। पांचवा होना चाहिए, मतलब लक कहते हैं इसे। गृहिणी कहाँ है जी हमारी गृहिणी, ये थी। सवाल ये कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज्ड बाय 35%, बाय हाउ मच ए लेडी मस्ट रिड्यूस हर कंजम्पशन टू दैट हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड ओनली बाय 8%। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्चा केवल 8% बढ़े। अब आप उस फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं सवाल को। देखिए जो मैंने बताया ये कहाँ कहाँ लग सकता है। जैसे अब आपको पता है यहाँ पे कि जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है, वो होता है जी प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो यहाँ भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि यहाँ भी हम उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं चाहें तो, लेकिन अभी हम लगा नहीं रहे इसमें। मैं एक बार 100 मान के बता देता हूँ। देखिए भाई ये कह रहा है दूध की कीमत में 35% की वृद्धि हो गई, तो 35% का मतलब कितना होता है, 35/100, यानी कि 7/20, ठीक है। अब इसने कहा कि कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने की कमी करेगी उसका खर्चा केवल 8% बढ़े। तो आप जानते हैं जैसे ये मैंने एक्सपेंडिचर लिख लिया, ये मैंने प्राइस लिख लिया, मैंने कंजम्पशन लिख लिया। तो प्राइस 7/20 यानी कि 20 से 27 हुआ है कि नहीं हुआ, 20 से 27। तो आप कहेंगे जी खर्चा 100 से 108 हुआ है, 8% बढ़ा है केवल। तो अब अगर हम यहाँ से पता करें तो 20×5 100, खपत 5 थी, 27×4 108, 4 थी, तो कितना कम हो गई खपत, एक कितने पे, 5 पे, 1/5 का मतलब 20% इज द राइट आंसर। कि 20% की कमी करनी होगी खपत में। अगर आप फॉर्मूले से निकालते तो क्या करना था, देखिए 8 खर्चे पे फर्क पड़ रहा है, 35C प्लस कंजम्पशन प्लस 35C/100, सी कितना आ जाता, -20, वही मतलब है।
तो आप ऐसे 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वही लफड़ा रहता है यार ये 100 में। हमें तो हमें लगता है यार ठीक है यार, उत्तर आना चाहिए, वो भी बिना दिमाग लगे। क्योंकि देखिए पेपर में दिमाग अगर जितना ज़्यादा थकेगा उतने कम सवाल आप कर पाएंगे। आप घर पे भी देखते हो कि जब आप सवाल करते हो तो इरिटेशन होती रहती है, आपको होती है कि नहीं? उसकी वजह यही है कि आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे। अब आपको यहाँ से मान लेते हैं करोल बाग जाना हो तो बहुत जाम पड़ता है। अब तो नहीं पड़ता, मैंने देखा रोड बन गए अच्छे, लेकिन पहले बड़ा पड़ता, 2-2 घंटे लगते थे करोल बाग। हमारा शुरुआती दौर था, हम रोज जाते थे पढ़ने, ठीक है, तो बहुत 2-2 घंटे लगते थे, तो इरिटेशन हो जाती है। अब आपको यहाँ से आगरा जाना हो, 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे यमुना एक्सप्रेस वे से। रास्ता भी ज़्यादा तय कर लिया और थके भी नहीं। तो इसलिए रास्ते स्मूथ होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग ना थके। अगर आप ऐसे रास्ते लगाओगे जिनमें बहुत टेक्निकलिटी है, ये मोड़ वो मोड़, तो भी थक जाएगा। जिंदगी बिल्कुल गणित जैसी है, जो जिंदगी में वही गणित में। जो फॉर्मूले यहाँ पे फिट बैठते हैं वही वहां फिट बैठते हैं। एक भी फॉर्मूले में जरा सा भी कुछ छूटा 1/2 से 1/3, तो उत्तर किसी और का हो गया, मतलब आपका नहीं आएगा। चलिए 1-2 सवाल और भी लिखे हुए हैं इस टाइप पे, वो आप देख लीजिए। ये हमने कर लिया ना, ये सवाल देख लीजिए। Price of a ticket of a show of circus is 12 रुपए when the price of ticket is reduced and the audience is increased 80% and the total income is increased by 20%। आप जानते हो देखिए टोटल इनकम क्या होगी, आप खुद अच्छे से जानते हो कि जी टोटल इनकम जो होगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी आ रही है इनटू टिकट का प्राइस। ये होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं, मैं दोनों तरीके से ही बता देता हूं। आप देखो, इसने बोला है कि जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है और कुल आय में 20% की वृद्धि, यानी कि 20% बराबर। और हम जानते हैं कि दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ रही है, प्लस बी प्लस 80 बी/100, इधर गया -60 बराबर, ये कितना होगा जी? 4/5, तो ये आ गया माइनस का 9b/5, यानी कि ये 20/3। तो b कितना आ गया? माइनस का 100/3। 100/3 मतलब वही 33% आ गया। तो मुझे पता चल गया कि टिकट की कीमत में 33 सही 1/3% की कमी हो रही है। 33 सही 100/3% का मतलब दुनिया जानती है 1/3, यानी कि 12 पे अगर 1/3 कम होगा, 4 कम होगा, तो कितनी रह जाएगी टिकट? 8। एक तरीका। अभी मैं और भी तरीके बता रहा हूँ। पहले मतलब अगर हमें ये मान लो परसेंट ही पूछा होता कि जी कितना कम हो गई, तब हम इस तरीके से निकालते। और भी मैं तरीके बता देता हूँ। मतलब कई सारे रास्ते पता होने चाहिए उत्तर आने के, तो इससे भी फायदा होता है कि आप पेपर में कौन सा वाला तरीका दिमाग में आया, एक ही रखेंगे, नहीं आया दिमाग में, कहते हैं ना कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। इतने सारे रास्ते हैं, मान लेते हैं आपको पता है कि ये रास्ता भी यहाँ तक जा रहा है, ये आपकी मंजिल है, ये भी यहाँ तक जा रहा है, ये भी यहाँ तक जा रहा है। देखिए हमें खोने का डर कब होता है? जब हमारी मंजिल बदलती रहे रास्ते के हिसाब से, जब मुझे पता हो कि मुझे वहीं निकलना है, मैं किसी भी रास्ते से चला जाऊं, तो फिर डर ही नहीं है किसी गुमराह होने का। ये सब हमारे द्वारा बनाए हुए वाक्य हैं। हमें गर्व होता है कि हमने इस तरीके की सेंटेंस लिखे। देखिए हमें ये पता चल गया कि टिकट की कीमत 33 से 1/3% कम हुई है, यानी 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 12 का 1/3 कम होना यानी कि 4 कम होना बराबर 8। देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको और बढ़िया तरीके बता देता हूँ। अपना तो जी काम है तरीके बताना, रास्ते बताना। लोग चले ना चले वो उनके ऊपर है, हमारा फर्ज है रास्ते बताना। नहीं चलेंगे किसी और रास्ते पे पहुंच जाएंगे, बाद में फिर डाइवर्स लेते रहो। देखो भाई तरीकों से बात हो रही है। दर्शकों की संख्या 80% बढ़ जाती है
और कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि कुल आय पहले 100 थी तो बाद में कितनी हो गई दोस्त 120, 80%। देखिए हम इसको नहीं चेंज करते हैं, आपने पहले भी नोटिस किया होगा, मैंने इसको नहीं चेंज किया क्योंकि मुझे इसमें भाग लगाना होता है, जितनी बड़ी संख्या रहेगी ठीक रहेगा। और जबकि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 80% टिकट की कीमत बढ़ रही है, यानी कि 80% का मतलब होता है 4/5। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि टिकट की जो कीमत है दोस्त वो घट रही है कितनी, दर्शकों की संख्या 80% बढ़ रही है। यानी दर्शक अगर पहले 5 आते थे तो अभी 9 आ रहे। कब? जब हमने आय में इतने की वृद्धि हो गई। अब आप खुद ही देख लीजिए कि भाई 5 यहाँ पे कितना आना चाहिए 20, या आप इसका भी रेशियो निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसका भी चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो कि इसका रेशियो कितना आ जाएगा। जैसे अब अगर मैं इसकी बात करूं, 5 से कितनी बार कटेगा, 3 से और मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन फिर वही मजा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। इसका रेशियो कितना आ रहा है दोस्त 5/6, ये बराबर है इसके, ठीक है बराबर है। और अब हम इसका ना रेशियो निकाल देते हैं टिकट का, हटाओ यार मूल्य, ठीक है बस खत्म बात। 5 से 5 कट गया, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो यानी कि x/y कितना आ जाएगा दोस्त, ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2, 3 की वैल्यू 12 दे रखी है टिकट में, 2 की 8 हो जाएगी। मैं चाहता तो वैसे भी नहीं भी निकालता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कहा निकाल दो यार, हटाओ। भाई टेंशन नहीं मांगता, देखो भाई का अपना फंडा है, बेसिक, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना किसी भी चीज में, और इसीलिए शायद भाई दिमाग नहीं लगाया भाई ने, ठीक है यार कोई नहीं, लेकिन दुनिया बड़ी चालू है, दिमाग लगाती है। हमने टिकट के मूल्य का रेशियो निकाल दिया था, हम वैसे भी निकाल सकते हैं टिकट के मूल्य का रेशियो, आगे से हमें पता चल गया कि यार अगर ये 100 से 120 हो रहा है और दूसरा वाला कितना हो रहा है जी, उल्टा कर देंगे कि ये 100 से 180 हो रहा है, बस 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 6 × 18, 3/2, यहाँ से भी ऐसे, क्योंकि परसेंटेज उसका उल्टा हो जाएगा, उसका 100/120, उसका 180/100, तो भी रेशियो आ जाएगा। ये भी एक तरीका है कि आप अगर इस तरीके से इस बात को याद रख लें कि भाई ये 100 से 120 और वो 100 से 180, बात वही है घुमा फिरा के, लेकिन समझ में ना आए तो फिर फायदा क्या कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, बनाने को तो तमाम बातें बन सकती हैं। एक सवाल शायद इससे पहले रह गया मुझे लग रहा है, ये देख लो, ये भी बकवास सवाल है। देखो इतने छोटे छोटे सवालों में भी डाउट आ रहे हैं, अभी भी नहीं हो पा रहे। आप बताइए इसमें साप्ताहिक मजदूरी कैसे निकलेगी भाई, अगर मैं बात करूं कि वीकली वेज कैसे निकलेगी या टोटल वेज, तो आप बोलोगे जी ये दो बातों पे डिपेंड कर रही है। एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है, वर्किंग आवर्स WH इंटू उसकी पर आवर वेजेज पर आवर, ये वर्किंग है ये वेजेज है, 2W है यहाँ पे, ठीक है वर्किंग पर आवर, यही तो होगा। तो वही बात है सेम। अब इसने क्या बोला कि उसके प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया जाता है, इसको 40% से बढ़ा दिया जाता है, और इसको 16 से ही 2/3% से कम कर दिया जाता है, यानी 50/3% से कम कर दिया जाता है। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यार हटाओ, ज़्यादा दिमाग मुझे नहीं लगाना, आप लगा लो। वैसे तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, 40 प्लस माइनस 50/3 गुणा 40/100, तो ये भी कितना आ गया जी 20/3 और 50/3 माइनस 70/3 और 3 चौक 12, 50/3%, यानी टोटल मजदूरी 50/3 बढ़ जाएगी। करने को हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रति घंटे की मजदूरी को 40% से बढ़ा दिया गया, यानी 40% का मतलब होता है 5/7, यानी 5 से 12, 7 से 12 कर दिया गया, 2/5 होता है, सॉरी इसका मतलब होता है 2/5, तो इसका मतलब कि 5 से 7 कर दिया गया मजदूरी को। काम करने के घंटों को 16 से ही, अब इसका मतलब कितना होता है 2/3 कम कर दिया गया, यानी जहाँ पहले 3 घंटे काम करा था वहां 1 ही घंटे करेगा, 2/3
दिमाग ही नहीं काम कर रहा। 1/6, 1/6 का मतलब कितना हो गया जी? 6 घंटे अगर काम कर रहा था तो अब 5 कर रहा है। तो आप खुद देखोगे कि इसकी जो मजदूरी है, टोटल वेजेज, वो 6/7 हो रही है, यानी कि 1 बढ़ रही है 6 पे। तो ये कितना हो गया? 16 2/3%। दोनों तरीके से मैंने बताते जैसे आप कंफर्ट समझते हो। इसमें भी टाइम लगना है, ऐसा नहीं कि 40% 2/5, 5 से 7 हो रही है। भाई मजदूरी कैसे निकलती है? W1 है, ये W2 है, और जो काम करने के घंटे हैं वो 6 से 5 हो रहे हैं, तो मजदूरी आ गई 6/7, यानी 6 से 7 हो रही है। 1 बढ़ रही है 6 पे। 1/6 का मतलब क्या? 16 2/3%। दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन अभी इससे पिछले वाला सवाल थोड़ा कठिन है, वो थोड़ा दिमाग वाला सवाल है, वो देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। हमने काफी बड़ा पड़ाव पार कर लिया है और हम लगभग 9 सवाल के आसपास या 8 सवाल के आसपास अब तक कर चुके हैं, और यही आलम रहा तो हम आज के अपने टारगेट को छू लेंगे। और टारगेट बना बना के ही पढ़ना होगा आपको, यहाँ भी और घर पे भी। ये आप सवाल देखिए, ये बिल्कुल अलग सवाल है। When the cost of 1 kg of rice increased by 25%, अब रुकूंगा, राधा, reduce his monthly consumption by 24%, also the cost of 1 kg of wheat decreased by 20%, राधा, increased his monthly consumption by 30% if the total quantity of the food grains rice and wheat, राधा, consumes and the expenditure on them remains the same, what is the ratio of the cost of wheat to the cost of rice? जब 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ती है तो राधा उसकी खपत 24% कम कर लेती है। जब गेहूं की कीमत 20% बढ़ती है तो राधा उसकी खपत में 30% की कमी कर लेती है। यदि चावल और गेहूं की कुल मात्रा जो कि उसकी खपत है तथा उसका खर्चा वही है तो गेहूं और चावल की कीमत का अनुपात ज्ञात करो। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, या तो आप इसको समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे बेसिक तरीके से, फिर और क्या ही है। कोई बच्चा उत्तर बताएगा जी? कमेंट में आ रहा है किसी बच्चे का उत्तर? एनीबडी एल्स? गाय, भैंस, बछड़ा हमारा कोई बता पा रहा है इस बात? नहीं, नो बछड़ा इज एबल टू टेलिंग द आंसर। आपने अब तक जो सवाल पढ़े वो केवल या तो चावल के पढ़े या चीनी के या गेहूं के, आपने ऐसे मिक्स नहीं पढ़ा गेहूं और चावल। जबकि गेहूं और चावल तो साथ में, 2 रोटी 1 कटोरी चावल देना चाहिए, साथ में चलता है। आपने ध्यान दिया होता उस वक्त तो बात बन गई होती। देखिए भाई, पहले तो ये निकाल लेते हैं कि चावल की कीमत 25% बढ़ती है तो उसकी खपत 24% कम कर लेती है, यानी कि एक्सपेंडिचर पे फर्क क्या पड़ेगा, राइस के एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोलेंगे जी 25 माइनस 24 प्लस 25 गुणा माइनस 24/100, तो ये आ गया माइनस का 5%। 5% कम हो जाएगा एक्सपेंडिचर। राइस की बात हो रही है। तो अगर वीट की बात करें तो एक्सपेंडिचर का क्या सीन है कि जब इसकी कीमत 20% बढ़ती है तो राधा उसकी खपत में 30% की कमी कर लेती है। 30% की कमी प्लस 20 गुणा माइनस 30/100, तो ये कितना आ गया जी? 4% प्लस का, यानी कि ये बढ़ जाता है। 20% बढ़ती है। व्हेन द राधा इंक्रीज इन मंथली कंजम्पशन बाई 30%, उल्टा लिख गया है, 30 यहाँ प्लस है, माइनस का 20 है, लेकिन आना चाह रहा है क्योंकि मुझे पता है 4%, उल्टा लग गया है हिंदी में शायद। जब गेहूं की कीमत 20% कम होती है, यहाँ पे क्या आएगा जी? कम होती है, तो वह 30% बढ़ा लेते हैं। इतना आ गया। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, इसने क्या बोला है कि द क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स राधा कंज्यूम्स कांस्टेंट है।
जो भी ये क्वांटिटी वो करती है कांस्टेंट और एक्सपेंडिचर भी कांस्टेंट है। जब ये दोनों चीजें इसकी कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर ऑन देम रिमेन सेम, जितना पहले हो रहा था उतना अभी है, तो फिर भैया इनका अलग अलग तो बढ़ रहा था। इसका -5% बढ़ रहा था, इसका 4% बढ़ रहा था, बढ़ा था नहीं बढ़ा था। तो फिर ये बैलेंस कैसे हो गया? ये बैलेंस ऐसे ही हो गया कि चावल की कीमत जो 25% बढ़ी थी, चावल की कीमत जो 25% बढ़ी थी, और इसने क्या बोला है कि और गेहूं की कीमत कितना बढ़ी थी? 20%। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो 25% बढ़ी थी, उस 25% का ये क्या है हमारा राइस का 5%, जो कम होना चाहिए था। आप बताओ कम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि जो वीट 20% कम हुआ था, उसके 4% ने उसको बैलेंस कर दिया। तो ये इनके प्राइस का है, इसके पी का, इसके पी का। तो ये कितना आ गया जी? ये आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं एक और तरीके से भी बताऊंगा क्योंकि आपका दिमाग नहीं है उतना। तो ये 25:16 इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए हो तो एक चीज देखो, मैं सवाल मिटा के यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ छोटा करके। ऐसे बनेगी, आपको बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने राइस लिख लिया, राइस राइस लिख लिया, यहाँ पे मैंने वीट लिख लिया, ठीक है। मैंने इसके प्राइस को मान लिया P1, ठीक है, और इसकी कंजम्पशन को कितना मान लें? मान लेते हैं C1, ठीक है। इसको P2 और इसको C2, ठीक है भाई। तो अब इसका प्राइस आप बताओ, इसकी कंजम्पशन क्या है? 25% बढ़ती है तो उसकी खपत, अगर मैं एक्सपेंडिचर की, और बाद में अलग निकाल लेते हैं। बाद में मैंने मान लिया कि ये P2 हो गया और ये C2 हो गया, बाद में ये कितना हो गया? और ये यार ये तो बड़े ऐसा राइस की केस में मानते हैं R1 और CR, ठीक है, और उसके बाद R2 और CR1 CR2। बहुत मुश्किल पड़ जाएगा बार बार R2 ABC मान लेंगे। फिर A थी ये और ये B था, बाद में ये C हो गई और ये D हो गई, ठीक है। सुनना, ये वीट है, ये कितना हो गया? मान लेते हैं E था और F था, उसके बाद ये कितना हो गया? G और H, ठीक है। तो अब इनके टोटल खर्चे कितने होंगे? टोटल अगर हम खर्चे की बात करें, लंबा तो नहीं होगा सवाल। किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है तो राधा उसकी खपत 24% कम कर लेती है, जब गेहूं की कीमत 20% बढ़ती है। इस वाली लाइन की जरूरत पड़ेगी नहीं, लफड़ेदार सवाल है ये ना। सीडी शायद SBI PO वगैरह में आया है, मतलब मैंने इसीलिए डाल दिया। जैसे यहाँ पे भी टोटल खर्चा कितना है एक्सपेंडिचर, तो आप बोलेंगे जी AB है अभी एक्सपेंडिचर AB है, क्योंकि A हमने माना है मूल्य और B हमने मानी है उसकी कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है? CD इन 2 में CD। अब आप बताओ, आपने देखा कि जी यहाँ पे खर्चा 5% कम हो जाता है, यानी 95% इसका। तो अब अगर खर्चे की मैं बात करूं तो आप बोलेंगे जी अब खर्चा है 0.95 AB, अब 5% कम हो गया। इसका कितना है जी? 4% बढ़ जाता है, 1.04 CD। सही है यहाँ तक? हमने क्या किया? अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने माना कि जी ये A इसकी प्राइस थी और B इसकी क्वांटिटी, इसकी C प्राइस थी और D इसकी क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर AB था और ये CD था। अभी कितना हो गया? इतना इतना हो गया। अब क्लियर है? 5% और 4%। अब इसने क्या कहा है हमसे कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स राधा कंज्यूम्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑन देम रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर टोटल की बात की, टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर इस पे कितना था जी पहले और अब का लगा के? इससे मजा आएगा ऐसे करने में। मैंने तो ऐसे सोचा था इस सवाल को कि भाई क्यों नहीं बढ़ रही, खर्चा तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो P का 25% मूल्य बढ़ा और उसका जो 5% कम हुआ और इसका जो 20% कम हुआ
और उसका जो 4% बढ़ा उसने बैलेंस कर दिया एक दूसरे को, और बैलेंस कर दिया तो हमें रेशियो पता चल गया प्राइस का। हाँ, ए P1 और P2 उल्टा बाद में कर देंगे ना, 16:25, ये इसका उत्तर ही है 16:25। अगर हम पूरा निकालना चाहें तो मुझे लगता है P1 मानना पड़ेगा, P1 P2 प्राइस PR WR, बहुत लंबा सा हो जाएगा सवाल। टोटल क्वांटिटी, कोई नहीं, इसको लंबे तरीके से मैं कल डिस्कस कर लेंगे कि क्या तरीका हो सकता है। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल मानने पड़ रहे हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये प्राइस PR लिख लेना और यहाँ पे ये PW, और जब ये ऐसे जाएगा उल्टा तो 16:25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। लेकिन अच्छा सवाल है ये बहुत। इसमें ना दो दो चीज़ें हैं, गेहूँ चावल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल करें, बिजनेसमैन हैड इनकम इन द ईयर 1995 सच दैट ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। In the year 1996 his investment was less by 5,000 but still had the same income. Income का मतलब है यहाँ पे investment plus profit as that in 1995. Thus the percent profit earned in 1996 increased to 26%. ठीक है, What was his investment in 1995? एक व्यापारी की वर्ष 1995 में आया, उसके व्यापार के निवेश के 20% लाभ के बराबर हुई। वर्ष 1996 में उसके निवेश 5,000 रुपये कम था पर उसकी आय 1995 की आय के बराबर ही थी। इनकम है क्या? इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है और हम नहीं सोच पाते कॉपी, तब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ट्राई आप लोग खुद करेंगे तो ठीक रहेगा। आ रहा है किसी का उत्तर? देखना जरा एक बार कमेंट में। देखो, मैंने मान लिया कि 100x है, इसकी 1995 में 1995 में कितनी है? 100x। ठीक है, तो इसको इनकम कितनी हुई है जी? 20x। ये तो इसको लाभ हुआ है 20x का। अगर इनकम की बात करें तो कितनी है? 120x, क्योंकि इसने बोला है कि जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट है। अब इसने बोला कि इसका निवेश जो है 1996 में कितना था? 5,000 कम था। 100x माइनस 5,000 इतना था। अब इसको 26% हुई थी, यानी कि 26x माइनस 1300 यही होगा। तो ये कितना हो गया जी? अब कितना है? 126x माइनस 6300। तो ये बराबर है दोनों। सवाल में खुद ही बोला है कि दोनों इनकम बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 6x कितना होगा? 6300। अगर 3 से काट दूं तो 2x कितना होगा जी? 2100। और अगर 50 से गुणा कर दें तो 100x कितना होगा? 1,05,000। 1,05,000। अच्छा, अगर इसको x ना माने, ये तो बहुत बेसिक तरीका हो गया, पहले आप ये समझ लो। एक तो वैसे दिमाग खराब हो गया पिछले सवाल से, लेकिन अभी इसको ठीक करते हैं, क्योंकि गणित वाले को ना ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। या आपको भी हो जाएगी, नहीं करना है तो करना है, तेरी ऐसी तैसी। किसी भी मामले में, खाली सवाल में नहीं। जैसे कहीं गाड़ी पार्क के सामने वाले ने कह दिया जी हटा लो यहाँ से, बोला प्यार से बोला तो ठीक है जी हटा लेते, बोला गाड़ी हटा बे, ये नहीं हटेगी और अब 6 दिन तक यहीं खड़ी रहेगी सुन, और मैं ऑटो से जाऊंगा घर। ऐसे होता पड़ा। 1995 में 100x, ठीक है, और 96 में थी 100x माइनस 5,000। यहाँ पे लाभ कितना था? ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट 20x था, यहाँ पे 26x, 26% तो 26x माइनस 1300। तो टोटल इनकम कितनी होगी? 120x। यहाँ पे कितनी होगी? 126x माइनस 6300। तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब मैं कह रहा था कि देखिए, अंतर जो आना चाहिए था वो 6% आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। क्यों नहीं आया वो अंतर 6%? आप बताइए। लाभ जो है एक बार 20% था और एक बार 26% था, तो अंतर क्यों नहीं आया? अंतर आना चाहिए था 6% को, इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने 5,000 इनकम कम कर दी थी। हमने जो इन्वेस्टमेंट जो थी वो 5,000 कम कर दी थी। तो जब मैंने वो 5,000 कम कर दी थी तो मुझे उसका भी 26% नहीं मिलेगा, 1,300 रुपये मुझे और नहीं मिलेगा।
भाई जिस केस में मैंने 5,000 इसको कम किया, उस केस में मेरा जो लाभ है वो 26% है ना, तो मुझे 5,000 तो वो अंतर आई गया जो मैंने इन्वेस्टमेंट में कमी की। बाकी जो 5,000 पे मुझे 1,300 रुपए का प्रॉफिट था वो और कम आ गया, तो उसी की वैल्यू 6% की ही हो गई। तो यहाँ से 2% की भी कितनी आ जाएगी, 2100। ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। आप समझो बात को, जैसे एक बार प्रॉफिट 20% और एक बार 26%, तो जो इनकम में अंतर आना चाहिए था वो 6% का आना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं आया, हमने कहा क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसने 5,000 कम कर दी। फिर जब लेकिन 5,000 कम करेगा तो उस पर लाभ भी तो नहीं मिलेगा 26%, लाभ भी 1,300 रुपये नहीं मिलेगा, यानी 6,300 का घाटा हो जाएगा, इसीलिए 6% कम हो रही है। वो 6% 6,300 के बराबर है। अरे बोलो बोलो सरकार। एक बार वापस पिछले सवाल पे आते हैं और 1-2 मिनट और लगाते हैं, ठीक है। आपने ये शायद कॉपी कर लीजिए इसको एक बार। पिछले सवाल पे वापस आ रहे हैं ना चाहते हुए भी। सब मिटा के एक बार साफ तरीके से इसको सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया राइस, लिख लिया वीट, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया इनिशियल, यहाँ पे लिख लिया फाइनल। मान लेते हैं कि जो राइस था उसकी जो प्राइस था वो PR और जो कंजप्शन थी वो CR राइस है। जो वीट था उसकी PW और CW। तो आपको पता है जी, एक्सपेंडिचर की अगर सरकार बात करें तो आप बोलेंगे एक्सपेंडिचर क्या है, PR CR, और बाद में ये कितना हो गया था जी 0.95 CR PR, और ये कितना हो गया था 1.04 PW CW हो गया था, इतना हो गया था जी। अब इसने एक बात बोली थी कि यदि चावल और गेहूं की कुल मात्रा, मतलब इसने बोला था द टोटल क्वांटिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स राइस एंड व्हीट राधा कंज्यूम्स, ये सेम है टोटल क्वांटिटी, जितना वो चावल करती है और जितना वो ये करती है। तो आप बताइए पहले मतलब बाद में और पहले, यही तो मतलब है इस बात का। तो पहले वो चावल कितना कंज्यूम करती थी PR, और गेहूं कितना करती थी PW, यही करती थी। टोटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं, बराबर क्वांटिटी, सॉरी CR प्लस CW, यही करती थी जी, बराबर। अभी कितना कर रही है, तो आपने बोला जी उसकी खपत 24% कम कर लेती है वो चावल की ना, तो 0.76 CR, और प्लस गेहूं कितना कर लेती है जी, वो गेहूं की है कंजम्पशन 30% बढ़ा लेती है, यानी कि 1.3 CW, यही होगा जी। तो यहां से अगर इधर ले जाएं तो ये कितना हो गया 0.24 CR, और बराबर ये कितना होगा जी 0.3 CW। तो यहां से CR बटे CW का रेशियो कितना आ गया दोस्त, 30 6 पंजे 30 6 चौक 24 5/4 आ गया, ठीक है। एक बात तो इसने ये दे रखी थी। अगली कंडीशन थी कि टोटल खर्चा भी बराबर है, दे रखा था या नहीं। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे टोटल खर्चा कितना है जी, PR और CR, लिख जाता मैं इससे, और यहाँ पे कितना है PW CW, टोटल खर्चा यही है जी, बराबर। यहाँ पे टोटल खर्चा लास्ट में कितना है 0.95 CR PR प्लस 1.04 PW CW। तो ये कितना होगा जी, इधर आएगा तो 0.05 PR CR बराबर क्या होगा 0.04 PW CW। तो यहां से PR
CR बटे PW, CW कितना आ गया 4/5। अब आपको CR अपॉन CW तो पता है, तो यहां से PR अपॉन PW ये कितना आ जाएगा 4/5 गुणा, और CW बटे CR कितना होगा 4/5, कितना आ गया 16/25, और वहां भी देखो कितना आ रहा था, उससे भी उत्तर 16/25 आ रहा था। तो ये इसकी कहानी है। लेकिन वो तरीका भी अगर आप वैसे सोच पा रहे हो, मेरे से तो ये ऐसे नहीं मतलब दिमाग में आ रहा था मेरे कि इसको ऐसे करना। मैंने यही सोचा था कि मैं ऑन द स्पॉट क्लास में ही देख लूंगा कि इसको कैसे करना है, आप लोग करोगे, लेकिन आपने कोई रेसिप्रोकेट नहीं किया। मैंने इसको वैसे ही सोचा था जैसे उसमें था, लेकिन मुझे पंगा क्या था कि मैं जब सही कर रहा था इसका उत्तर बुक में 25-16 दिया था, मुझे डाउट पड़ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पहले वाला तरीका गलत है, तो इसलिए वेरीफाई करना जरूरी था। और वेरीफाई भी हमने कर लिया कि हम सही हैं, किताब नहीं। होना ही था जी ये तो। जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, तो हम 5 मिनट पहले छोड़ते हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नई नई उमंगों के साथ, नए नए सवालों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय। शेड्यूल आपको अपडेट होता रहेगा।